हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जिसे एक्सरेस्टरी सिस्टम कहते हैं। तो हम जानेंगे कि उत्सर्जन तंत्र है क्या। तो उत्सर्जन तंत्र में एक चीज आता है, सबसे पहले उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे शरीर उसे अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है सारी अच्छी चीज़ों को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बच जाती हैं जो शरीर में अगर उपस्थित रहें तो वो नुकसान करती हैं। वैसे हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकालना जरूरी होता है। तो वही जो शरीर में अनावश्यक पदार्थ जो नुकसान पहुंचाते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और जिन अंगों के द्वारा ये पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब समझेंगे, मान लिया जाए कि हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं और क्लास में पढ़ते समय कोई बच्चा बदमाशी कर देता है, नटखट होता ही है, कोई बदमाशी कर देता है, तो टीचर सीधे क्या कहते हैं, चलो खड़े हो जाओ और बाहर निकलो। तो जो बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करता है, बदमाशी करता है, वो लड़का को जब टीचर क्लास से बाहर निकालते हैं तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो लड़का बाहर गया तो क्लास से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। और जो लड़का बाहर गया है उस लड़के को क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। और उसको निकाला के शिक्षक, हमने निकाला उसे, तो हम क्या हो गए, उत्सर्जन क्या बोले, तंत्र। तो समझ गए, हम निकाले उसको तो हम क्या हो गए, उत्सर्जन तंत्र। तो हम फिर एक बार समझ जाएंगे कि शरीर से गंदे पदार्थों को जो हानि पहुंचाते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और जिन अंगों द्वारा वो बाहर निकलता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग जो है, जो उत्सर्जन अंग है, और कई तरह के हैं, मुख्य रूप से 4 या 5 उत्सर्जन तंत्र होते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे त्वचा, फेफड़ा, आंत, ये सब भी हमारे उत्सर्जन तंत्र हैं। अब जैसे हम देखते हैं, अब मान लिया जाए हम लिखते हैं त्वचा, फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी उत्सर्जित अंग हैं, सब उत्सर्जन करते हैं। अब जैसे देखेंगे हम त्वचा, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना, उससे नमक की मात्रा भी निकलती है। तो त्वचा क्या करता है कि शरीर में उपस्थित गंदगी को पसीना के माध्यम से बाहर निकालता है, तो वो उत्सर्जन तंत्र हो गया। फेफड़ा, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं, तो ये अनावश्यक CO2 को बाहर निकालता है, तो ये भी हो गया। यकृत, यकृत से अमोनिया बाहर निकलता है। और किडनी, जो कि सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वो क्या निकालता है, शरीर के अंदर ब्लड में उपस्थित अनावश्यक पदार्थ जो काफी हानिकारक होता है, यूरिया, उसे शरीर से बाहर निकलता है। इसी को अब हम लोग सारे उत्सर्जी अंग में से आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी, जो कि आज का मुख्य टॉपिक है। तो हम समझ लेंगे कि किडनी के बारे में अब हम लोग आगे कैसे जानेंगे। देखिए किडनी शरीर के अंदर काम कैसे करता है। तो अब देखिए,
किडनी जिसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। सवाल पूछता है कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो हम क्या कहेंगे? किडनी। किडनी शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसका कलर होता है लाल कलर का। इसका रंग कैसा होता है? लाल, और ये सेम के बीज के आकार का होता है। इसकी लंबाई देखेंगे 10 से 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.4 से 4 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। और ये ठीक शरीर में रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक उसके अगल बगल इस साइड में उपस्थित होती है। और ये शरीर का सबसे प्रमुख काम क्या करती है? शरीर में उपस्थित वर्ज्य पदार्थ यानी यूरिया जो हानिकारक होता है उसे शरीर से बाहर निकालता है। तो जब हम इसकी संरचना को देखेंगे तो इसकी आंतरिक संरचना बहुत पेचीदी होती है। चलिए देखते हैं कि किडनी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। पहले तो हमारे जो सामने किडनी होता है ये देखेंगे, ये उसका आकार है। ये आपका हो गया वृक्क धमनी, ये हो गया आपका वृक्क शिरा, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, और ये हो गया एक दायां और एक बायां वृक्क। ऐसे देखने से इससे कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आखिर इसकी आंतरिक संरचना होती कैसी है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक किडनी को अगर हम हटाते हैं तो किडनी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अब जैसे हम देखेंगे कि ये जो वृक्क धमनी है, जब हार्ट जो है पंप करता है तो पंप करने से उसमें से ब्लड निकल करके सीधे कहाँ आता है? किडनी में। किडनी में जब जाता है तो अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। अब इसी संरचना को हम बाहर देखेंगे। अब इसके अंदर से जो ब्लड जाता है वो ब्लड फ्रेश होकर के छन करके उसमें जितना भी यूरिया या अन्य गंदी पदार्थें होती हैं वो यहाँ से छन करके और बाहर निकलती है। यहाँ से जो नली निकलता है उसे हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। यहाँ से निकल करके छन करके चला आता है ब्लैडर में, जिसे मूत्राशय कहते हैं, और वहाँ से सीधे ब्लड, ये यूरिन जो है शरीर से बाहर आ जाता है। 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति 1 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो चलिए अब इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं। कुछ इस प्रकार की आंतरिक संरचना होती है। जब वृक्क धमनी से जब हार्ट पंप होता है तो पंप करने के बाद वहां से ब्लड सीधे वृक्क धमनी से होते हुए अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंचने के बाद इससे कई तरह की शाखाएं निकली होती हैं। यहां हम रेड कलर से देख रहे हैं कि वृक्क धमनी जो है कई शाखाओं में बटी हुई है। चारों तरफ यहां से छोटी छोटी कैपिलरीज यानी कि कुछ शाखाएं निकली होती हैं जिसमें ब्लड भरा रहता है। तो ब्लड में बहुत सारी गंदी चीजें भी होती है जिससे हमें छानना होता है। अगर नहीं छानेंगे तो उसमें से सारी गंदगी शरीर के अंदर ही रह जाएगी। तो हम देखेंगे कि जब यहाँ से ब्लड अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद सारे भागों में ये बढ़ जाता है, और जितनी भी छोटी छोटी शाखाएं ये रेड कलर से निकली हुई है, ये सारी चीजें उसमें ब्लड इसमें बहते रहता है। किडनी के सबसे बाहरी भाग को हम वल्कुट कहते हैं। ये ऊपरी हिस्सा जो है इसे हम क्या कहेंगे? वल्कुट कहेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा बचता है ये दोनों के बीच का हिस्सा, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। अब यहां से देखेंगे कि जब ब्लड अंदर जाता है तो ब्लड किडनी के अंदर क्षमता कैसे है। इसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के बारे में हम आपको अगले वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर नेफ्रॉन क्या है और किस प्रकार कार्य करता है। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि किडनी में कम से कम 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब सोचिए, इतनी छोटी इकाई है और ये छोटी इकाइयों में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो सोचिए कितने छोटे होंगे और किस प्रकार वो वर्क करता होगा। तो हम देखेंगे कि जब यहाँ से ब्लड
बढ़ता हुआ आगे की ओर पहुंचता है तो इससे ब्लड सीधे पहुंचता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में छोटे छोटे कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं, उसे हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। तो जब ब्लड यहाँ से अंदर प्रवेश करता है नेफ्रॉन में तो इसकी गति काफ़ी तेज होती है, इस पर प्रेशर होता है। तो प्रेशर से जब भैया इस पर जाएगा तो ये प्रेशर के चलते क्या होता है कि इसमें जितनी भी गंदी चीज़ें होती है अब ये क्या करता है कि उसमें से सब गंदगी चीज़ों को छान कर बाहर निकाल देता है। इसे जो गोल वाला भाग है जिसे हम लोग वोमेन संपुट कहते हैं, यहाँ से ब्लड जो है छान करके और नेफ्रॉन के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। इसमें जितनी भी यूरिया है या गंदी चीज़ें होती हैं वो अपशिष्ट रूप में ब्लड से छन करके बाहर आती हैं। बाहर आकर के नेफ्रॉन इसको क्या करता है, एक संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। हम आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक नली दिखा रहे हैं, यहाँ से ये इसको संग्राहक नलिका कहते हैं। यहाँ से अपशिष्ट बाहर निकलता है और बाहर निकल करके इसमें प्रवेश करता है। तो वो गंदगी जो है इसमें से छन करके और आकर के यहाँ जमा हो जाती है। ये वाले भाग को हम जहाँ पर ये नेफ्रॉन रहता है उसे हम मध्यांश कहते हैं। और इसके बीच में जो छोटे छोटे जगह बच रहे हैं ये उसे हम मेडुला कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि जब यहाँ से गंदे पदार्थ छन करके यूरिया के रूप में बाहर आते हैं तो यहाँ पर वो छन करके सब पेशाब के रूप में बाहर आते हैं। इसमें सारा यूरिया होता है। अब यहाँ पर आकर के जो ये वाला हिस्सा बचता है, ये वाला हिस्सा उसे हम पेल्विस कहते हैं। अब यहीं पर देखिए चारों तरफ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ से यूरिया पेशाब के रूप में छन करके बाहर आता है और बाहर आकर के और इस रास्ते से यहाँ पर हम देखेंगे जो ये वाली नली बनी हुई है, यही वाली नली ये है। अब यहाँ से ये बाहर निकलता है और जिसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं, जहाँ से मूत्र बाहर आता है। यहाँ से मूत्र बाहर आकर के और सीधे आकर के कहाँ चला जाता है, ब्लैडर में। ब्लैडर जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। यहाँ पर पेशाब के रूप में सारा गंदगी यहीं पर जमा होता है और यहाँ से जब हम मूत्र को डिस्चार्ज करते हैं तो उसे हम मूत्र जनन नली कहते हैं, जिससे यूरेथ्रा, यहाँ से पेशाब के रूप में सारी गंदगी बाहर आ जाती है। अब हम समझेंगे कि अगर मान लिया जाए कि अगर पेशाब रुक जाए, अगर पेशाब न हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशाब अगर नहीं होता है तो शरीर में जितनी भी गंदगी है वो उसी में रह जाएगी। तो जिससे अगर गंदगी रहा तो गंदगी फिर शरीर में रिफ्लेक्ट होने लगता है, उधर वापस चलना जाने लगेगा। तो यहाँ से जब वापस चलेगा तो फिर शरीर में यूरिया काफ़ी नुकसान करता है। ये शरीर में अगर रहा तो इतना ज़्यादा नुकसान करता है कि शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर सकता है। हम आपको एक चीज़ बताए हैं कि यकृत से अमोनिया निकलता है और अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया कन्वर्ट होकर के यूरिया में बदल जाता है। अमोनिया काफ़ी खतरनाक होता है और उसे कम हानिकारक बनाने के लिए वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में। अब यही यूरिया पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये पेशाब के रास्ते से बाहर होता है तो कुछ ही घंटों में, कुछ देर के बाद ये यूरिया तुरंत फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते पेशाब से खराब बदबू आती है। कभी आप देखिएगा कि कोई भी छोटा बच्चा अगर बेड पर पेशाब कर देता है तो उस समय नहीं महकता, लेकिन थोड़ा देर के बाद उससे काफ़ी गंध आती है, यानी कि जो यूरिया है तुरंत अमोनिया में बदल जाता है। कभी बाहर में किसी दूसरे जगह पर अगर कोई पेशाब करता है तो आप देखिएगा कि पेशाब में इतनी पावर होती है कि दीवार को भी वहाँ से जैसे लगता है कि दीवार को भी तोड़ दिया या फिर उसे खंडहर देता है, इसलिए कि वो कुछ ही समय में यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। तो हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर ये किडनी जो है किस तरह वर्क करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये किडनी काम कैसे करता है और काम करने के बाद
जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आखिर ये किडनी क्या क्या वर्क करता है, शरीर में इसके क्या क्या कार्य हैं। तो आप इसको फिर से देख लेंगे और इसमें किसी तरह का, अब यहाँ से देखेंगे एक और चीज, जब यहाँ से पेशाब के रूप में गंदगी बाहर आती है यूरिया के रूप में, तो ये किस रूप में रहता है, पेशाब के रूप में। तो पेशाब में कभी भी आप देखिएगा कि पेशाब का रंग पीला होता है, ऐसा होता क्यों है, तो पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के चलते होता है। पेशाब में यूरोक्रोम पाया जाता है, यहां देखेंगे पेशाब में यूरोक्रोम पाया जाता है, इसी यूरोक्रोम के चलते पेशाब का रंग पीला होता है। अब देखिए पेशाब में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जल 95%, यूरिया 2.6%, अकार्बनिक पदार्थ 1.5% और अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं। अन्य में आ गया 0.9%, यानी इसमें अमोनिया, हार्मोन, अन्य बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें उपस्थित होती हैं। तो ये सारी चीजें पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाती हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और तब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये किडनी का कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करता है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसके पर थोड़ा सा आगे और विचार करते हैं। हमने कहा कि ये किडनी आखिर कार्य क्या करता है, तो चलिए किडनी के कार्य पर ध्यान देते हैं। किडनी के कार्य, सबसे पहला काम हमने आपको पहले ही बताया कि ये शरीर से रक्त में उपस्थित वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालता है, जिसको सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है यूरिया, जो नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में रहता है। तो सबसे पहला इसका काम हो जाएगा कि यह नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, नाइट्रोजनी कहने का मतलब है कि ये यूरिया को ही नाइट्रोजनी पदार्थ बोलते हैं। तो इसे वर्ज्य पदार्थ यूरिया को शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। दूसरा, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। अगर आपके शरीर से यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थ अगर बाहर निकलते रहेंगे तो रक्त का जो संचारण है शरीर के अंदर वो सामान्य रूप से होता रहेगा, जिससे धमनियों में रक्त का प्रेशर ज़्यादा नहीं बनेगा, जिससे रक्त का प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर सही ढंग से काम करेगा। तीसरा, ये जल का नियंत्रण करता है। किडनी जो है शरीर में सबसे ज़्यादा जो पेशाब में 95% जल होता है, और ये जल की मात्रा को ही नियंत्रित करता है। कभी भी देखिएगा कि अगर शरीर से अगर जल बाहर निकल जाए अधिक मात्रा में, अगर ज़्यादा दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार उल्टी हो जाए, तो उल्टी से क्या होता है कि जल बाहर निकलता है, या ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, अगर पतला पखाना होने लगे तो भी शरीर से जल बाहर निकलता है, उस समय शरीर एकदम बिल्कुल सुस्त हो जाता है, जिसके चलते शरीर को इतना नुकसान होता है कि मृत्यु तक हो सकती है। और ये क्या करता है कि इसी महत्वपूर्ण जल को नियंत्रित करता है और सामान्य बना कर रखता है, और इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत भी करता है। तो अगर किडनी काम करना बंद कर दे, मान लिया जाए किसी कारण से, चाहे बढ़ती उम्र के चलते, मतलब कहीं दुर्घटना हो जाए, गिर गए, किडनी पर चोट लग जाए, या डायबिटीज से, मधुमेह जिसको कहते हैं, या कोई अन्य गलत दवा खाने से अगर किडनी मार दे, तो आप सोचते होंगे कि अगर किडनी खराब हो जाएगा तो क्या हम जीवित नहीं रहेंगे। तो यहाँ किडनी 2 होते हैं, शरीर में किडनी की संख्या कितनी है, 2। अगर किसी कारणवश एक किडनी अगर खराब हो जाती है तो दूसरे किडनी से हम जिंदा रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक किडनी खराब हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, एक किडनी पर भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर एक किडनी काम करेगी तो शरीर में पहले की अपेक्षा उतना पावर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमारा शरीर काम करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से दोनों किडनी खराब हो जाए, तब तो भैया शरीर के अंदर से जो काम किडनी करता था कि वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालता था, वो तो शरीर में रह जाएगा।
तो उस परिस्थिति में अगर किडनी डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जब शरीर के अंदर दोनों किडनी खराब हो जाए या कोई एक किडनी खराब हो जाए, तो शरीर से जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, शरीर में उपस्थित यूरिया को बाहर निकालने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। एक मशीन के द्वारा, जो किडनी वर्क करता है वही काम एक मशीन के द्वारा डॉक्टर करते हैं। तो शरीर के अंदर जब किडनी काम करना बंद कर दे, तो शरीर के अंदर से गंदे पदार्थों को, यूरिया को एक मशीन के द्वारा बाहर निकालना हीमोडायलिसिस कहलाता है। सवाल पूछता है कि हीमोडायलिसिस क्या है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जब किसी कारण, बढ़ते उम्र से या किसी दुर्घटना से या किसी भयंकर रोग से अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर दे, तो शरीर में उपस्थित यूरिया को किसी मशीन के द्वारा बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस। और जिस मशीन के द्वारा ये कार्य किया जाता है उस मशीन को हीमोडायलेजर कहते हैं। क्या कहेंगे? डायलेजर मशीन कहते हैं। डायलेजर मशीन को कृत्रिम ब्रिक भी कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि कृत्रिम ब्रिक क्या है, तो हम यही जवाब देंगे कि शरीर से मशीन के द्वारा किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। और जिस मशीन के द्वारा निकाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे? डायलेजर या कृत्रिम ब्रिक। तो इस प्रकार इस विधि से शरीर के अंदर से यूरिया बाहर निकल जाता है। और यूरिया जिस माध्यम से आता है, पेशाब के माध्यम से, इसका पीएच मान 6 होता है। पीएच मान 6 पूछता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि हम लोग पहले क्या देखें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा उत्सर्जन क्या है। तो शरीर से अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन। जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ। और जिस अंग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6। शरीर की सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो किडनी। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। हीमोडायलिसिस क्या है? शरीर में किडनी को खराब हो जाने के बाद मशीन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हम पूरे किडनी के प्रोसेस को समझ चुके हैं। तो अब आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो और कोई समस्या हो तो आप अगले वीडियो में आप हम पर कमेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करेंगे, क्योंकि जब भी वीडियो बनाएं तो आपको ये ज़रूर मिले। और हाँ, कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि हमारी वीडियो बनाने में कहाँ कमी है। और एक बात आपके मन में आ रही होगी कि आखिर ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है, किडनी इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो आखिर ये खराब कैसे होती है? इसके क्या लक्षण हैं कि शरीर में किडनी खराब होने लगा? या बहुत आप सुनते होंगे कि आखिर किडनी में स्टोन हो जाता है, कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में किडनी को ही हम लेकर के फिर उपस्थित होंगे और आपको बताएंगे कि किडनी में स्टोन क्यों होता है और किस कारण से किडनी खराब होती है, और किडनी कौन सा संकेत देता है जिससे हमको लगे कि किडनी खराब हो गई हो। तो किडनी को सुरक्षित रखें और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। और अगर इसके बारे में आपको भी कुछ पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।